हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोई केस लॉ पर डिस्कशन नहीं करेंगे। आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वो सेक्शन 43B क्लॉज एच चुना है। जैसे जैसे 31 मार्च 2024 करीब आ रहा है, काफ़ी सारी डिस्कशंस प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, इवन न्यूज़पेपर्स के अंदर, और काफ़ी कुछ डिस्कशन जो क्लाइंट्स हैं जिनको सेक्शन 43B क्लॉज एच प्रभावित करेगा, लोगों के अंदर ये डिस्कशन है कि इस प्रोविजन से गवर्नमेंट जो है वो व्यापारी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और इससे व्यापार जो है वो खत्म हो जाएगा। जब कभी भी सरकार कोई ऐसा कदम उठाती है जिससे सरकार पब्लिक के अंदर एक डिसिप्लिन लाने की कोशिश करती है, तो हमेशा कोई भी ऐसा इनिशिएटिव जो है वो क्रिटिसाइज इनिशियली जरूर होता है। मुझे वो टाइम याद है जब पहली बार हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर टीडीएस की क्वार्टरली रिटर्न्स को लाए थे, तो सबने ये सोचा था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करवाना चाहती है। एक एक टीडीएस की एंट्री जो है वो कंप्यूटर पे जाकर के फीड करनी पड़ेगी और ये कितना मुश्किल काम होगा। लेकिन यदि आज हम उसका असर देखें इनकम टैक्स के अंदर, तो खाली उसी वजह से संभव हो पा रहा है कि लोगों को अपना इनकम टैक्स का रिफंड, कई बार एसएससी अपनी रिटर्न फाइल करता है और उसको नेक्स्ट से नेक्स्ट डे या कई बार अगले दिन भी लोगों को रिफंड मिला है। तो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे सेक्शन 43B क्लॉज एच पर। यह सेक्शन मोटे तौर पे यह कहता है कि यदि एसएससी कोई परचेजिंग करता है किसी ऐसे परचेजर से जो कि एमएसएमईडी एक्ट 2006 के अंदर रजिस्टर्ड है। एमएसएमईडी की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। ये एक्ट 2006 में आया था और मजे की बात यह है कि जब से लेकर के ये आज तक इस एक्ट के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं हुई। ये एक्ट कोई नया नहीं है। जैसा कि हम सब प्रोफेशनल्स जानते हैं कि जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का जो रो नंबर 22 है, उसके अंदर टैक्स ऑडिटर को यह बताना होता है कि एसएससी को एमएसएमईडी एक्ट 2006 के अंदर सेक्शन 23 के अंदर कितना इंटरेस्ट पे करना है, कितना इंटरेस्ट डिसअलाउ है। लेकिन मैंने बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर्स केसेस में यह देखा है कि मेरे सामने कोई ऐसी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आई हो जहां पे टैक्स ऑडिटर ने यह मेंशन किया हो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कि इतना अमाउंट एमएसएमई के अंदर पे किया गया है उन एंटरप्राइजेस को जो कि इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं। तो सबसे पहली बात, यह एक्ट 2006 में आया, जब से लेकर के आज तक कोई चेंज नहीं हुआ। हमारी डिस्कशन के लिए जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो सेक्शन 15 से लेकर के सेक्शन 24 तक हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेक्शन 43BH है क्या। सेक्शन 43BH मोटे तौर पे यह कहता है कि यदि एसएससी ने कोई ऐसी परचेजिंग की है जो कि एमएसएमई एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है और वो माइक्रो और स्मॉल के अंदर कवर होते हैं। जो एमएसएमईडी एक्ट है उसके अंदर 3 कंपोनेंट हैं, एक माइक्रो है, एक स्मॉल है और एक मीडियम है। लेकिन सेक्शन 43BH खाली उन एंटरप्राइजेस पर एप्लीकेबल होगा जो कि माइक्रो और स्मॉल है। सबसे पहला मुद्दा यह है। दूसरा, वो उद्यम रजिस्टर्ड होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि सेक्शन 43B क्लॉज एच उन एमएसएमई एंटरप्राइजेस पर एप्लीकेबल नहीं होंगी जो कि एज ए मीडियम एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड है। यदि आप किसी भी एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट देखेंगे तो उसके टॉप पर लिखा होता है कि वो माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है। तो सबसे पहली बात यह हुई कि आपको कैसे पता चलेगा कि वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है। वो उसके बिल पर लिखा होगा या हमको उससे उसका उद्यम का रजिस्ट्रेशन मंगाना होगा। तो यदि वो माइक्रो और स्मॉल की कैटेगरी में आता है तो एमएसएमई एक्ट का सेक्शन 15 यह कहता है कि यदि
आपके बीच में और उस एमएसएमई एंटरप्राइजेस के बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट है जो कि ये कहता है कि आपको पेमेंट करनी है, उसकी पीरियड अवधि उसमें मेंशन है, तो आप मैक्सिमम उस एग्रीमेंट के द्वारा 45 दिन की पेमेंट मैक्सिमम मुकर्रर कर सकते हो। उदाहरण के तौर पर आपने यदि कोई एग्रीमेंट कर लिया किसी एमएसएमई एंटरप्राइजेस से कि मैं तुझसे गुड्स खरीदूंगा और तुझको 60 दिन में पेमेंट करूंगा, तो एमएसएमई एक्ट इस चीज की भी इजाजत नहीं देता। वो ये कहता है मैक्सिमम उसकी अवधि 45 दिन हो सकती है। और यदि ये रिटर्न एग्रीमेंट 45 दिन भी नहीं है, यदि ये रिटर्न एग्रीमेंट भी नहीं है जिसके अंदर कोई पीरियड स्पेसिफाई है, पहली बात तो आप एग्रीमेंट करके मैक्सिमम 45 दिन का पीरियड ले सकते हो। और यदि ये रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, रिटर्न एग्रीमेंट होना जरूरी है। यदि आपके बीच में कोई ओरल एग्रीमेंट है, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ओरल एग्रीमेंट की भी मान्यता होती है, लेकिन इस प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी के लिए यदि आप 15 दिन से बढ़े हुए पीरियड का फायदा लेना चाहते हो तो यह जरूरी है कि वो एग्रीमेंट राइटिंग के अंदर हो। और यदि वो एग्रीमेंट राइटिंग के अंदर नहीं है, तो यदि आपने किसी एमएसएमई यूनिट से परचेज की है जो कि स्मॉल या माइक्रो है, तो आपको उसकी पेमेंट 15 दिन के अंदर करनी है। यदि आपने उसको 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं की तो आपको जो स्पेसिफाइड बैंक रेट है उसके 3 गुना उसको इंटरेस्ट देना है। यदि हम आज की डेट में देखें तो करीबन 8.5% रेट है, तो आप इसको 6.5% रेट है, जो कि आज की डेट में यदि हम उसको कैलकुलेट करें तो करीबन 19.5% का इंटरेस्ट आपको देना है। सिंपल लैंग्वेज में यदि आप किसी एमएसएमई यूनिट से परचेज करते हैं जो कि उद्यम में रजिस्टर्ड है और आपने उसको 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं की, हम ये मान के चलेंगे आगे डिस्कशन के लिए कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, इस बात को हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, तो आपके पास 15 दिन का पीरियड था। यदि आपने उसको 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं की और एक भी दिन ऊपर हो जाता है तो आपको उसको पूरे महीने का ब्याज देना है। और ये जो आप ब्याज देंगे, मोटे तौर पे इस डिस्कशन के लिए मान लिया जाए इस वीडियो के अंदर कि वो ब्याज 19.5% है, तो वो 19.5% का भी आप डिडक्शन नहीं ले सकते। ये बात सेक्शन 23 ऑफ एमएसएमई डी एक्ट 2006 में लिखी हुई है। ये सारी इंफॉर्मेशन टैक्स ऑडिटर ने पहले भी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट 22 में देनी थी, जो कि मेरे हिसाब से कोई भी टैक्स ऑडिटर नहीं दे रहा था। सब अपनी जान इस बात को लिख करके छुड़ा रहे थे कि एसएससी ने मुझको यह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी। लेकिन इसमें मेरा यह मत है कि यदि कोई टैक्स ऑडिटर किसी का ऑडिट करता है तो वो उसकी बुक्स तो चेक करता होगा, वो उसके परचेज बिल तो चेक करता होगा। यदि सारे क्रेडिटर्स में से एक भी क्रेडिटर ऐसा है जिसने अपने बिल पे ये लिखा हुआ है, तो टैक्स ऑडिटर की रिपोर्ट झूठी हो जाएगी और उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। तो कभी भी आप ये बात खाली टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में लिख के अपनी जान ना छुड़ाएं कि मुझे एसएससी ने इंफॉर्मेशन नहीं दी। यदि एसएससी ने आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी तो आपने अपना टैक्स ऑडिट कैसे किया? इसका मतलब यह माना जाएगा कि आपने एसएससी का कोई भी परचेज बिल चेक नहीं किया। जहां तक कि इंटरेस्ट की बात थी, अभी तक ना तो कोई भी एसएससी, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में यह देखने को मिल रहा था कि सेक्शन 16 ऑफ द एमएसएमई एक्ट का पालन हो रहा था कि कोई एसएससी जो है वो अपने क्रेडिटर्स को इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा था सेक्शन 16 के मुताबिक। यहां तक इस एक्ट का कंप्लायंस अभी तक मोर और लेस नहीं हो रहा था। अब इस एक्ट के कंप्लायंस के लिए सेक्शन 43B क्लॉज एच लाया गया, जिसमें यह कहा गया कि यदि आपने कोई परचेज करी है ऐसे एंटरप्राइज से जो कि एमएसएमई में रजिस्टर्ड है और जो कि माइक्रो और स्मॉल में आता है, और आपने उसकी पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर नहीं की, तो आपने जितनी भी परचेज की है वो आपकी डिसअलाउ हो जाएगी और सेक्शन 43B का प्रोविजो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 43B का प्रोविजो ये कहता है बाकी पेमेंट्स के लिए, जैसे कि बैंक का इंटरेस्ट है या कोई और ड्यूटी और सेस है, कि आप उसको रिटर्न फाइलिंग की डेट तक पे कर सकते हैं। लेकिन यहां पे आपके पास रिटर्न फाइलिंग का टाइम भी अवेलेबल नहीं है। सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सपोज करो आपने
किसी परचेजर से, किसी क्रेडिटर से आपने 2 करोड़ रुपए की परचेज करी 1 मार्च को और कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तो आपको उसकी पेमेंट 16 मार्च तक करनी थी। यदि आपने 16 मार्च तक पेमेंट नहीं करी तो सेक्शन 16 का इंटरेस्ट तो तभी चालू हो गया। आपने यदि उसको 31 मार्च 2024 तक पेमेंट कर दी तो आपका 43B क्लॉज एच के अंदर डिसअलाउंस नहीं होगा, क्योंकि आपने ड्यूरिंग द ईयर पे कर दिया। लेकिन यदि आपने जैसे ही 31 मार्च 2024 क्रॉस हुआ तो वैसे ही आपको 31 मार्च 2024 के अंदर वो डिडक्शन नहीं मिलेगी और 2 करोड़ रुपए आपकी इनकम में ऐड होकर के उसके ऊपर 30% टैक्स की लायबिलिटी बनेगी। और जब इतना बड़ा अमाउंट ऐड होगा तो एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट जो सेक्शन 234B और 234C का आता है वो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये सेक्शन की रिपरकेशंस बहुत ज्यादा है। ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने के लिए इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है एज ए सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर मेजर, ताकि लोगों को पेमेंट टाइम पर मिले। हमारे हिंदुस्तान के अंदर सबको यह हैबिट हो चुकी है कि जैसे ही कोई किसी से माल खरीदता है तो जिसने बेचारे ने माल बेचा होता है वो तो सेलर का, जिसके पास माल गया होता है वो एक तरीके से उसका गुलाम हो जाता है। तो जब जिसने माल खरीदा है उसके ऊपर इतनी बड़ी तलवार होगी कि उसकी सारी परचेज डिसअलाउ हो जाएगी, तो वो बाउंड हो जाएगा पेमेंट करने के लिए। कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के अंदर ऐसा भी कहा जा रहा है कि लोग अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे लोगों से परचेज नहीं करेंगी। तो जब इसका इंपैक्ट आएगा जब देखी जाएगी। लेकिन आज की डेट में परिस्थिति यह है कि यदि गवर्नमेंट की इंटेंशन देखी जाए तो यह है कि लोगों के अंदर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने के लिए ऐसा किया गया है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि रेड लाइट पर कैमरे लगाए जाते हैं, लोगों का जब चालान कटता है तो जहां पे भी अब कैमरे लगे होते हैं वहां पे लोग स्टॉप लाइन को क्रॉस नहीं करते। इसी तरीके से सेक्शन 43B क्लॉज एच जो है लोगों में फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने के लिए है। तो मोटे तौर पे यह कहा जा सकता है कि यदि आपने 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी, मैं ये मान के चल रहा हूं कि रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट तो तभी से चालू हो गया। लेकिन यदि आपने जिस फाइनेंशियल ईयर में परचेज किया है उस फाइनेंशियल ईयर में परचेज कर दिया तो आप सेक्शन 43B क्लॉज एच से बच जाते हैं। नेक्स्ट एक सेक्शन 22 है एमएसएमई एक्ट का, जो कि कहता है कि यदि कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑडिट होता है तो उसको एमएसएमई एक्ट के अंदर जो भी उसकी इंटरेस्ट की लायबिलिटी बनती है या उसने जो ऐसी एंटरप्राइजेस को पेमेंट नहीं करी जो एमएसएमई एक्ट में कवर है तो उनको ये डिस्क्लोज करना होता है। लेकिन जहां तक कि मैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स को देखता हूं या कंपनी ऑडिट रिपोर्ट्स को देखता हूं तो उनके अंदर ये डिस्क्लोजर बहुत कम देखने को मिलता है। फिर सेक्शन 23 की बात आती है जो एमएसएमई एक्ट का है, जो कि कहता है कि ये जो इंटरेस्ट पे करना है जिसने परचेज किया है वो इंटरेस्ट भी उसको एज ए खर्चा अलाउ नहीं होगा। और सबसे मजेदार बात यह है एमएसएमई एक्ट की, जो इसका सेक्शन 24 है, वो ये कहता है कि जो सेक्शन 15 से लेकर के 23 तक हैं उनका एक ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा और किसी एक्ट के मुताबिक। उदाहरण के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि यदि कोई 2 आदमी परचेज और सेल कर रहे हैं तो वो कोई भी ऐसा पीरियड मुकर्रर कर सकते हैं कि जिसके बीच में वो पेमेंट करेंगे। लेकिन एमएसएमई एक्ट का सेक्शन 15 ये कहता है कि मैक्सिमम आप 45 दिन तक जा सकते हैं। तो यदि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर 46 दिन लिख देते हैं तो वो 46 दिन मान्य नहीं होगा, वो 45 दिन मान्य होगा। जब एमएसएमई एक्ट का पालन नहीं हो रहा था तो गवर्नमेंट 2 नवंबर 2018 को एक नोटिफिकेशन लेके आई इसका कंप्लायंस कराने के लिए। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि गवर्नमेंट इस चीज को लेकर के काफी सजग है, काफी स्ट्रिक्ट है और आगे वाले टाइम में हमें ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि इसके अंदर कोई रिलैक्सेशन हो जाएगी। इसी कड़ी के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 22 जनवरी 2019 को वो एक नोटिफिकेशन लेकर के आए थे जिसके अंदर कॉर्पोरेट एंटिटीज को एमएसएमई 1 फॉर्म भरना होता है हर 6 महीने के बाद। जैसे ही 6 महीने खत्म होते हैं तो उसके 30 दिन के अंदर हर कंपनी को एक एमएसएमई फॉर्म फिल करके ये बताना होता है कि हमारी कितनी एमएसएमई एंटरप्राइजेस के प्रति हमारी पेमेंट खड़ी हुई है और कितना हमको ब्याज
देना है। नेक्स्ट, इस कड़ी के अंदर यदि हम इस सेक्शन को, सेक्शन 43B क्लॉज एच को समझना है तो एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। सपोज करो कि 31 मार्च 2024 का साल है, जो हमारा ये ईयर अब खत्म होने वाला है। आपने कोई पेमेंट 31 मार्च 2024 से पहले कर दी, फिर तो सेक्शन 43B क्लॉज एच के अंदर आपको उसको डिसअलाउ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने वो पेमेंट 15 दिन के अंदर नहीं की होगी तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी उसको 19.5% से, और वो इंटरेस्ट जो है वो आपको बिजनेस का खर्चा अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट आता है, इस एग्जांपल को आगे बढ़ा करके चलते हैं कि आपने यदि 31 मार्च 2024 तक उसकी पेमेंट नहीं की, यदि आपने 31 मार्च 2024 के बाद पेमेंट करी लेकिन डेट ऑफ परचेज से वो 15 दिन के अंदर अंदर है, फिर तो आपको 31 मार्च 2024 वाले साल में भी वो सारा का सारा खर्चा अलाउ हो जाएगा और वो सेक्शन 43B क्लॉज एच एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन यदि आपने 31 मार्च 2024 के बाद पेमेंट की है और वो डेट ऑफ परचेज से मोटे तौर पे 15 दिन के अंदर नहीं है, तो सेक्शन 43B क्लॉज एच ट्रिगर कर जाएगा और आपको 31 मार्च 2024 के अंदर वो खर्चा नहीं मिलेगा, वो खर्चा आपको नेक्स्ट ईयर के अंदर मिलेगा। प्लस आपको हर महीने का, जब से आपने डिफॉल्ट किया है डेट ऑफ परचेज से उस डेट ऑफ पेमेंट तक का, उसको 19.5% से ब्याज देना पड़ेगा। मोटे तौर पे जो हम कहते हैं कि बैंक रेट का 3 गुना है। फ्रेंड्स, इसके अंदर एक छोटी सी बात यह भी है कि जो सेक्शन 15 के अंदर टाइम लिमिट दी हुई है, उसके अंदर एक छोटी सी चीज यह दी हुई है कि सपोज करो कि कोई एक परचेजर गुड्स खरीदता है, उदाहरण के तौर पर उसने 15 तारीख को गुड्स खरीदे, 15 मार्च 2024 को। अब जो 15 दिन हमको काउंट करने हैं वो 16 तारीख से काउंट करने, तो 16 तारीख से इसके जो 15 दिन है वो 30 मार्च 2024 को खत्म हो जाते हैं। यदि परचेजर उस अवधि के अंदर, उस 15 दिन के अंदर उसका डिस्प्यूट क्रिएट कर देता है कि मैं इन गुड्स से सेटिस्फाई नहीं हूं या इन सर्विसेज से सेटिस्फाई नहीं हूं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर पहली बात तो ये डिस्प्यूट जो है वो राइटिंग के अंदर होना चाहिए। सेकंड, जब वो डिस्प्यूट क्लियर हो जाएगा तो अब 15 दिन उस डेट से काउंट होंगे। उदाहरण के तौर पर जो हमने एग्जांपल लिया, 15 मार्च 2024 को किसी ने गुड्स परचेज करी, इसका जो टाइम खत्म हो रहा है एमएसएमई एक्ट सेक्शन 15 के मुताबिक वो 30 मार्च 2024 को खत्म हो रहा है। 16 तारीख से हम कैलकुलेट करेंगे। यदि उसने 30 मार्च तक डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया राइटिंग के अंदर और ये डिस्प्यूट जो है वो सेटल हुआ 15 अप्रैल को, तो अब 15 अप्रैल से 15 दिन काउंट होंगे। उस 15 दिन के अंदर आपको पेमेंट करनी होगी। ये एक इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट है। फ्रेंड्स, पहले ही मैं आपको यह बता चुका हूं कि जो सेक्शन 43B क्लॉज एच का जो प्रोविजो है, जो कि बढ़ी हुई अवधि की मोहलत देता है कि यदि रिटर्न फाइलिंग की टाइम तक भी आप पेमेंट कर सकते हैं, तो वो सेक्शन 43B क्लॉज एच पर एप्लीकेबल नहीं है। इसके अंदर जो इंटरेस्ट वाली बात है, जो सेक्शन 16 के अंदर दी हुई है, वो ये कहता है कि इंटरेस्ट शुड बी पेड 3 times द इंटरेस्ट रेट नोटिफाइड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंपाउंडेडली मंथली एंड पार्ट ऑफ द मंथ विल बी टेकन एज फुल मंथ। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि यदि एक दिन भी ऊपर हो जाएगा तो पूरे महीने का ब्याज लगेगा। नेक्स्ट, जितना भी मैं ये देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे आ रहा है कि जो ये सेक्शन 43B क्लॉज एच है वो उन एंटरप्राइजेस पर नहीं लगेगा जो एज ए ट्रेडर के बतौर रजिस्टर्ड हैं। उसका कारण ये है कि जो एक ऑफिस मेमोरेंडम सरकार लेके आई थी जिसका नंबर है E19630, जो कि 1 सितंबर 2021 को लाई, तो काफी ह्यूज एंड क्राई था कि जो ट्रेडर्स थे उनको एमएसएमई के अंदर लोन नहीं मिल रहा था। तो सरकार एक ऑफिस मेमोरेंडम ला करके, खाली उस मेमोरेंडम के जरिए सरकार ने यह बताने की कोशिश की कि ट्रेडर्स को भी एमएसएमई में रजिस्टर करने की परमिशन मिल गई, लेकिन वो परमिशन खाली एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए है और किसी पर्पस के लिए नहीं है। और उसमें स्पेसिफिकली ये बताया गया है कि उनको
डिलेड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात यह है कि यदि सपोज करो मैं हूं और मैं एज ए ट्रेडर एमएसएमई में रजिस्टर्ड हूं और मेरी पेमेंट कोई जो जिसने मुझसे गुड्स खरीदी हैं वो मुझे 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता, तो उसके ऊपर सेक्शन 43B क्लॉज एच भी एप्लीकेबल नहीं होगा। और यदि उसने मुझे 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी तो ऐसी परिस्थिति के अंदर उसको मुझे इंटरेस्ट भी पे नहीं करना है। अब हम इस चीज को सिंपल एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कोई एसएससी है ए और उस एसएससी ने 20 मार्च 2024 को कोई परचेजेस करी। हम मान के चल रहे हैं कि कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तो यदि हम 20 मार्च से 15 दिन देखें तो 20 मार्च की डेट हम छोड़ देंगे। मार्च के अंदर 11 दिन होते हैं, मार्च के 11 दिन, मार्च के अंदर 31 दिन होते हैं, क्योंकि 20 मार्च को गुड्स खरीदी हैं तो 11 दिन मार्च के मिल गए और अप्रैल के 4 दिन, तो 11 प्लस 4 15 दिन बन गए। 4 अप्रैल जो है वो ड्यू डेट बनती थी। यदि पेमेंट 4 अप्रैल तक कर दी, जिसने परचेज की है ए ने, जो हमारे केस में हमने एग्जांपल लिया कि ए ने परचेज की है, यदि उसने 4 अप्रैल तक पेमेंट कर दी तो ऐसी परिस्थिति में उसको 31 मार्च 2024 के अंदर उस परचेज का खर्चा मिल जाएगा और उसको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। यदि उसने ये पेमेंट 4 अप्रैल के बाद करी, उदाहरण के तौर पर 15 अप्रैल 2024 को करी, तो ड्यू डेट बन रही थी 4 अप्रैल 2024, उसने 11 दिन पेमेंट डिले कर दी, तो वो पेमेंट उसने 31 मार्च 2024 में भी नहीं करी और एमएसएमई एक्ट की जो डेट है 15 दिन के अंदर भी नहीं करी। तो ऐसी परिस्थिति में उसको 31 मार्च 2024 के अंदर खर्चा नहीं मिलेगा और उसको 1 महीने का ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि ड्यू डेट थी 4 अप्रैल, उसने 15 अप्रैल को पेमेंट करी। यदि वो 4 अप्रैल तक पेमेंट कर देता तो उसको 31 मार्च 2023 वाले साल के अंदर खर्चा मिल जाता। इसी एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ाते हैं। उसने 15 अप्रैल को पेमेंट नहीं करी, उसने 17 दिसंबर को करी, उसने दिसंबर के अंदर जाकर के पेमेंट करी, तो जहां तक कि डिडक्शन मिलने की बात है सेक्शन 43B क्लॉज एच के अंदर वो उसको नहीं मिलेगी। दूसरा, जो उसका ब्याज कैलकुलेट होगा वो अप्रैल महीने से, क्योंकि ड्यू डेट 4 अप्रैल थी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसको 9 महीने का ब्याज देना पड़ेगा अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज करो जो एसएससी है उसने गुड्स परचेज करी 25 मार्च 2024 को। यदि हम 25 मार्च 2024 के अंदर 15 दिन जोड़ें तो मार्च के 6 दिन हो गए, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 9 दिन अप्रैल के, 15 दिन हो गए। तो 9 अप्रैल को ड्यू डेट थी। जिसने परचेज करी उसने 9 अप्रैल को डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया राइटिंग के अंदर। यह डिस्प्यूट सेटल हुआ 15 अप्रैल को, तो अब जो 15 दिन गिनने हैं वो 15 अप्रैल से गिनने हैं। तो 15 अप्रैल से यदि हम 15 दिन जोड़ें तो 30 अप्रैल तक यदि उसने पेमेंट कर दी तो हमारे वाले एग्जाम्पल में उसको 31 मार्च 2024 वाले साल में डिडक्शन मिल जाएगी और उसको इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने ड्यू डेट के अंदर पेमेंट कर दी, उसने डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया था। अब जो एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे वो एग्जाम्पल मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा। सपोज करो एसएससी ने 1 मार्च 2024 को गुड्स खरीदे। जो हमने पिछले 2 एग्जाम्पल लिए, हमने ये माना कि कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। इस केस में सपोज करो परचेजर और सेलर के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट है 90 दिन का। तो यदि हम सेक्शन 15 देखें तो जो रिटर्न एग्रीमेंट है वो 45 दिन से ज्यादा को एक्सटेंड करने का समय नहीं देता। 1 मार्च 2024 को गुड्स खरीदे थे। यदि हम यहां से 45 दिन देखें, 1 मार्च को खरीदे तो 30 दिन मार्च के हो गए और 15 दिन अप्रैल के हो गए, तो ड्यू डेट बनी 15 अप्रैल 2024। यदि एसएससी ने 15 अप्रैल 2024 तक पेमेंट कर दी, फिर तो 31 मार्च 2024 वाले साल में सेक्शन 43B क्लॉज एच एप्लीकेबल नहीं होगा और इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा।
सपोज करो 15 अप्रैल 2024 को उसने पेमेंट नहीं करी, 16 अप्रैल 2024 को पेमेंट करी, तो उसने जो एमएसएमई एक्ट था उसके मुताबिक 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 के जो फाइनेंशियल ईयर 2024 वाला साल है उसके अंदर उसको उसका खर्चा नहीं मिलेगा, और क्योंकि उसने एक दिन पेमेंट डिले कर दी तो पूरे एक महीने का ब्याज लगेगा। तो इस केस के अंदर हमने ये माना था एग्जाम्पल के अंदर कि उसने जो परचेज करी है वो 1 मार्च 2024 को करी, 45 दिन, क्योंकि 90 दिन का एग्रीमेंट था तो मैक्सिमम 45 दिन मिलेंगे। 1 मार्च 2024 से यदि हम गिनते हैं तो 15 अप्रैल 2024 को खत्म होते हैं। मार्च के 30 दिन, क्योंकि 1 मार्च को पेमेंट की है तो 30 दिन मार्च के मिल गए और 15 दिन अप्रैल के मिल गए, तो 15 अप्रैल तक पेमेंट कर देता तो 31 मार्च 2024 वाला साल के अंदर उसको डिडक्शन मिल जाती। लेकिन यदि उसने वो पेमेंट 15 अप्रैल 2024 के एक दिन भी डिले करी तो 31 मार्च 2024 वाले साल में उसको वो खर्चा नहीं मिलेगा, और जब वो पेमेंट करेगा तब वो उसको खर्चा मिलेगा जिस साल के अंदर वो पेमेंट करेगा। लेकिन एक दिन भी डिले होने से उसको पूरे एक महीने का ब्याज देना पड़ेगा। नेक्स्ट, इस केस के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो सारे एसेसिस जो कि प्रेजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर आते हैं, सेक्शन 44AD हो गया, 44ADA हो गया, और कोई भी प्रेजम्पटिव टैक्सेशन के दायरे में आते हैं, तो सेक्शन 43B क्लॉज H नहीं लगेगा। लेकिन उस परिस्थिति के अंदर मेरा यह मानना है कि सेक्शन 16 के मुताबिक यदि वो 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता तो उसको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। अब बात आती है कि सपोज करो कि मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड हूं, तो जिनसे मुझे पेमेंट लेनी है कि मैं उनको क्या सजेस्ट करूं। सबसे पहले तो मैं उनको बताऊं कि भैया मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड हूं, यदि आपने मुझे टाइम पर पेमेंट नहीं करी 15 दिन के अंदर या 31 मार्च 2024 तक हमारी डिस्कशन के मुताबिक, तो आपके खर्चे डिसअलाउ हो जाएंगे। यदि आपके खर्चे डिसअलाउ हो गए, आपने पेमेंट नहीं करी, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो इंटरेस्ट भी जो है वो आप उसकी डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, मेरा मानना यह है कि सपोज करो जिसने मेरी पेमेंट करनी है उसने मेरी पेमेंट विद इन 15 डेज नहीं करी और उसका पूरा का पूरा डिसअलाउ हो गया, तो अब वो मुझे आगे भी पेमेंट करने में डिले इसलिए करेगा क्योंकि वो पहले उन क्रेडिटर्स को निपटाएगा जो उस साल के होंगे, क्योंकि यदि उसने उनको पेमेंट नहीं करी तो फिर वो डिसअलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इस केस में हमको यह देखना है कि जो क्राइटेरिया है एमएसएमई एक्ट के अंदर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम कहने का, हालांकि ये बहुत जनरल है, यदि आप भी देख सकते हैं, लेकिन माइक्रो के लिए जो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट है, यदि वो 1 करोड़ से एक्सीड नहीं करती और टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड नहीं करती, ये माइक्रो का क्राइटेरिया है। इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़। स्मॉल के लिए इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़, और मीडियम के लिए इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़। अब फ्रेंड्स, बात यह आती है कि सपोज करो कि कोई एसएससी है जिसने एक ऐसी एमएसएमई से माल खरीदा है जो कि माइक्रो और स्मॉल नहीं है, जो कि मीडियम है, मीडियम के दायरे में आता है। कहने का मतलब जिसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 50 करोड़ से एक्सीड नहीं करती और टर्नओवर 250 करोड़ से एक्सीड नहीं करती, तो उसकी पेमेंट पर सेक्शन 43BH नहीं लगेगा, लेकिन इंटरेस्ट तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अब बात आती है फ्रेंड्स कि हमें क्या सेफ गार्ड लेने हैं। तो सबसे पहली बात तो ये देखनी है कि हमें जो भी हमारा एसएससी है, जो भी बिजनेसमैन है, उसको ये देखना है कि जो भी उसके सप्लायर्स हैं वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं या नहीं, उनकी पूरी लिस्ट बनाए। उसके अंदर देखे कि वो सर्विस प्रोवाइडर कौन है और मैन्युफैक्चरर कौन है, क्योंकि ट्रेडर्स पे ये बात एप्लीकेबल नहीं होगी। मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है कि वो एमएसएमई के लिहाज में उनका केवाईसी कंप्लीट करे। कुछ क्वेरीज ऐसी भी आती हैं कि सपोज करो कि जो एसएससी है उसने पेमेंट चेक से कर दी, लेकिन जो क्रेडिटर था उसने इनकैश नहीं किया, तो मेरा इस केस में कहना है कि ये एक लिटिगेशन का पॉइंट हो सकता है, और आज के टाइम में बहुत कम ऐसा होता है कि लोग चेक से पेमेंट करते हैं।
दूसरा, एक आगे आने वाले टाइम के अंदर जिस तरीके के डिस्प्यूट आएंगे कि यदि सपोज करो सेक्शन 43B क्लॉज H के अंदर डिसअलाउंस हो गया तो क्या उसके बाद भी डिपार्टमेंट बोगस परचेजेस की एडिशन कर पाएगा, या सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 सेसेशन ऑफ द लायबिलिटी की एडिशन कर पाएगा। इस सेक्शन को समझने के लिए यदि हम इसको जीएसटी से कनेक्ट करें तो जो जीएसटी का सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज B ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 है, वो भी ये कहता है कि आपको क्रेडिट तब मिलेगा जब आपने गुड्स रिसीव कर लिया। तो एक एसएससी के ऊपर एक बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, और उस एक्ट के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि जहां पर एसएससी कोई गुड्स खरीदता है और वो गुड्स उसको इंस्टॉलमेंट्स पर मिलती हैं तो वो अपना क्रेडिट तभी ले सकता है जब उसको लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द गुड्स मिलती हैं। और जीएसटी के अंदर 180 दिन का भी पेमेंट का क्राइटेरिया है कि यदि आप अपने क्रेडिटर को 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते तो आपने जो इनपुट लिया होता है वो आपको रिवर्स करना होता है। एक क्वेरी मेरे पास यह है कि जो ओपनिंग बैलेंसेज हैं उनका क्या होगा। तो क्योंकि ये फाइनेंस एक्ट 2023 में आया के द्वारा लाया गया था, तो जो 1 अप्रैल 2023 को जो क्रेडिटर्स खड़े हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो करंट ईयर के क्रेडिटर हैं उनको पहले पेमेंट की जाए। एक छोटा सा इशू ये भी है कि सपोज करो कि कोई एसएससी कोई एक ऐसे वेंडर से कोई सर्विसेज लेता है जिसका टीडीएस कटना था और टीडीएस उसने नहीं काटा, फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल था वो, तो सेक्शन 43B क्लॉज H का डिसअलाउंस होगा या सेक्शन 40A क्लॉज IA का डिसअलाउंस होगा। तो यदि देखा जाए तो जब सेक्शन 43B H लग गया, उसका आपने पूरा का पूरा खर्चा डिसअलाउ कर दिया, तो अब आप सेक्शन 40A क्लॉज IA के अंदर दोबारा नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है कि इसके अंदर छोटा सा पॉइंट ये आता है कि एक जो बहुत बड़ी इसमें इशू आएगा वो ये आएगा कि लोगों का कहना ये है कि ये सेक्शन 43B क्लॉज HUC पे लगेगा जहां पर टैक्स ऑडिट होता है या ऑडिट होता है, तो ये सभी एसएससीज पर लगेगा। और मेरा मानना यह है कि ये जो ऐसी परिस्थिति बनेगी कि क्योंकि गवर्नमेंट ने जो टैक्स ऑडिट के स्लैब्स इतने खोल दिए हैं, उसको 10 करोड़ तक कर दिया है, जब ये सेक्शन एक प्रोफेशनल्स के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा है, तो एसएससीज के लिए या ऐसी फर्म्स जो कि अकाउंटेंट्स जहां पर अकाउंटिंग करते हैं, तो उनको भी इस प्रोविजन से पूरा का पूरा रूबरू होना पड़ेगा, क्योंकि उनको एक एक्सपर्ट शायद नॉलेज ना मिल पाए। तो मेरा मानना यह है कि आज के टाइम में जो सरकार ने टैक्स ऑडिट के स्लैब्स इतने बढ़ा दिए हैं, बल्कि टैक्स ऑडिट के स्लैब हट जाने चाहिए और हर जो बैलेंस शीट है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की नजर से गुजरनी चाहिए, तभी इन प्रोविजंस का सही मायने में पालन हो पाएगा। काफी लोगों का यह भी कहना है कि लोग अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराएंगे क्योंकि उनसे कोई गुड्स नहीं खरीदेगा, या सपोज करो कि आपने किसी ऐसे से परचेज किया कि जो मैन्युफैक्चरर है, तो मैन्युफैक्चरर पे तो एमएसएमई एक्ट लागू होगा, सेक्शन 43B H लागू होगा, ट्रेडर पे नहीं होगा, तो वो अपनी कैटेगरी को चेंज कर लेगा मैन्युफैक्चरर से ट्रेडर में। तो मेरा ये कहना है कि कोई ऐसी एक्टिविटीज में पड़ने की जरूरत नहीं है। यदि इस सेक्शन को इंप्लीमेंट होने में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन सरकार की नीयत इस सेक्शन को लेकर के बिल्कुल क्लियर है कि वो इसके द्वारा एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना चाहती है, और एज ए प्रोफेशनल हमको अपने टैक्स ऑडिट्स के द्वारा ये दिखाना है कि इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने में जो सबसे बड़ा रोल रहने वाला है मेरे हिसाब से वो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रहने वाला है, क्योंकि मैं देखता हूं कि वो लोग इतनी मेहनत करते हैं सेक्शंस को समझने में, वो अपनी रिपोर्ट्स को ठीक बनाएं, अपने क्लाइंट्स को एजुकेट करें। यही एक तरीका है इस सेक्शन को इंप्लीमेंट करने का। इस सेक्शन की इंटेंशन बहुत बड़ी है। थैंक यू फॉर द पेशेंट हियरिंग, क्योंकि अभी ये सेक्शन नया है तो इसके ऊपर काफी और अभी विजडम आना बाकी है। तो जैसे जैसे आएगा हम उनको अपने केस लॉस के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।